हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर 5 है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं है ना, ये बोर्ड के लिए, एनटीएससी के लिए और ओलंपियाड के लिए, तीनों के लिए हेल्पफुल है। और इसमें मैं जो टॉपिक पूछ लूँगा वो 12th क्लास के टॉपिक ही पढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है, लेक्चर में। और और एट द एंड हम देखेंगे कि हम 25 to 40% इवन 50% तक हम जो है HC वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्लास 12th के। तो थोड़ा सा हम लोग लेवल को ऊपर लेके जाएंगे। ऑलराइट, थोड़ा डेप्थ में बातें करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10th में उतना उतना कुछ है नहीं, है ना। तो और ये चैप्टर क्लास 12th में भी आता है। ऑलराइट, तो हम लोग कुछ टॉपिक जो क्लास 12th के भी लेंगे, जैसे कि जॉब्स लॉ, वीट स्टोरेज, है ना। सीरीज पैरेलल में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंसली है ना लेक्चर्स को देखना है, परेशान नहीं होना कि थोड़ा अरे पता नहीं क्या जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, थोड़ा आराम से पढ़ना है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया था, फिर से बता देता हूँ मैं। जैसे ही हम जैसे मैंने बताया था कि जो अगर कोई रैंडम सा कंडक्टर है, मान लो ऐसे मैंने कंडक्टर उठा लिया, ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने बैटरी बैटरी नहीं लगाई, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इधर उधर मूव करेंगे रेंडमली, है ना। इनकी रफ्तार अच्छी खासी होती है, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के अराउंड। बट हम ये बोलेंगे इनका जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है ना, क्योंकि बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे घूम फिर करके, हम बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। मान लेते ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, मान लेते यहाँ कोई मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन बना लिया, ठीक है, इसमें से कोई एक बार मान लेते इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, फिर घूम के वापस इधर आ गया, है ना। हम क्या बोलेंगे, जितना इधर सेंटर कर रहा है उतना इधर सेंटर कर रहा है, तो नेट करंट क्या होता है, जीरो होता है, अगर कोई इसके अक्रॉस को बैटरी बैटरी नहीं लगी हुई होती है, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही हम इसके क्रॉस बैटरी लगाते हैं ना, बैटरी लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, बैटरी लगा दिया, तो अब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मैंने बताया था बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट पे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, फोर्स लगता है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो जिसकी वजह से ना वो एक डायरेक्शन में थोड़ा खिसकना स्टार्ट हो जाता है ना, एक मतलब काफी कम वेलोसिटी होती है उसकी, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो जाता है एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी काफी कम होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड के अराउंड, इतनी होती है ऑन एन एवरेज, है ना। तो भी इसके बारे में मैंने बताया था कि तो भी जो है हम स्विच ऑन करते ही, है ना, जो बल्ब जो है तुरंत ग्लो क्यों कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से चलती है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे तुरंत धक्का लगता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बैटरी लगाने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को खिसकना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसमें और करंट में क्या रिलेशन है, ये हम देखते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले से ही सवाल बनते हैं, है ना। जो मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, है ना। तो ये होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, ये है आई मतलब करंट, और सारी चीजें बता देता हूँ मैं क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं वी डी बोल रहा हूँ, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं वी डी बोल रहा हूँ, शॉर्ट में वी, छोटा सा डी, ठीक है। ये एन के लिए मैंने बताया था पहले कि एन जो है ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एन जो है दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कि 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया था कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, 10⁻28 26 के अराउंड, काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ये है स्मॉल एन, क्या बताएगा, जब भी फॉर्मूले में स्मॉल एन आएगा उसका मतलब होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री जो है ना, जो बाउंडेड नहीं, फ्री है। ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ठीक है। और ए है एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। वायर का एरिया कितना है, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब देखते हैं ये फॉर्मूला है ना, ये आता कैसे है ना, उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है ना, ये कंडक्टिंग वायर हो गया कुछ, ठीक है। इसमें मैंने एक इमेजिनरी, एक मैं ये दिखा देता हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मुझे ये दिखना है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, तो मैंने माना कि बैटरी मैंने लगा दी है इसके क्रॉस, है ना, बैटरी मैंने लगा दी है, ठीक है। 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना चालू हो जाएगा। अब किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ठीक। और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई वीटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई वीटी, ठीक है। तो अब मैं पता करना चाहता हूँ कि इस जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, अपने को पता है क्यू बाई टी, ठीक है। और क्यू को हम लिख सकते हैं एन इंटू ई बाई टी, ये तो फॉर्मूला अपने को पहले से ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन है ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें कैपिटल एन कर देता हूँ, है ना, कैपिटल एन कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे जो एन लिखा है मैंने, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन टी टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, तो वो 30 सेकंड में, है ना, 30 सेकंड में कितनी लेंथ कवर कर लेगा, vt लेंथ कवर कर लेगा ना, है ना। तो अगर उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है ना, तो t सेकंड में कितना लेंथ चलेगा, v इंटू टी, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो अगर मैं पता करना चाहूँ कि टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस कर गए, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि टी सेकेंड अगर मैं बोलूँ इस लेंथ में, जिससे मैं बताता हूँ यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये लेंथ अगर मैं बोल दूँ वेलोसिटी वी डी बोल रहा हूँ, वेलोसिटी इनटू टाइम टी, ठीक है। इस लेंथ में, है ना, इस लेंथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब क्रॉस कर जाएंगे टी सेकेंड में, ठीक है। मैं अगर यहाँ से देखना चालू करूँ कि टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैंने काउंटिंग चालू की, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टी सेकेंड में इस इस ये जो एरिया है, ठीक है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे, है ना, टी सेकेंड में, ठीक है। तो इस लेंथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो सब निकल जाएंगे टी सेकेंड में। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इस लेंथ में जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन चाहो तब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब टी सेकेंड में क्रॉस कर जाएंगे इस एरिया क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। तो अब इसका एरिया मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए है, ठीक है, एरिया कितना एज्यूम कर लिया मैंने, ए। तो टी सेकंड में इस लेंथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सबके सब क्रॉस कर जाएंगे, तो हम इस फॉर्मूले पे क्यू बाई टी में रख देंगे तो अपने को करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मुझे पता है आई क्या निकालना है, एन इंटू ई बाई टी, ये फॉर्मूले में है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये पता करना है कि इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इस ये जो छोटा सा मैंने वॉल्यूम बनाया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो है एन, ठीक है। इस कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, एन है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन सबके सब क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा वॉल्यूम, एन को मैं ना, अगर मैं इस एन की बात करूँ तो ये हो जाएगा एन जो होगा, ये होगा वॉल्यूम, है ना, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली, ठीक है, इंटू में ई अपॉन में टी, सही है, ये हो गया। अब वॉल्यूम कितना होगा, कितने मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, है ना। किसी भी अगर हम सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू में लेंथ, एरिया इंटू में लेंथ कितना है, कितने लेंथ में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबके सब क्रॉस कर जाएंगे ना टी सेकेंड में, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 यहाँ बनाना, थोड़ा कंफ्यूजन से लगेगा, है ना, यहाँ मान लो, यहाँ से मैंने काउंटिंग चालू की, जैसे यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे टी सेकंड में, इस लेंथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबके सब क्रॉस कर जाएंगे, है ना।
ये हो गया। तो हाँ वॉल्यूम लिख रहा था मैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू में लेंथ, लेंथ है वेलोसिटी वी टी इंटू टी, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, सॉरी स्मॉल एन है, ठीक है एन, और ये तो पहले से ही था बाई टी, ये टी से टी कट गया। ठीक है, तो आई क्या आ गया अपने पास, एन ई ए वी डी है ना, एन ई ए वी डी। कायदे से अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर डेरिवेशन मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, कैसे बताता हूँ मैं कि इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो वीडी लेंथ में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब टी सेकेंड में क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सिंपली मैंने निकाल दिया है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, है ना, ये अपने मैंने पहले डिफाइन कर दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे बस ये फॉर्मूला अपने को याद रखना, इसके सवाल बन सकते हैं। अगेन बोर्ड में नहीं आएगा, एनटीएसटी में भी चांसेस कम, मतलब वैल्यूज निकालने के चांसेस तो काफी कम है। हाँ रिलेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता देता हूँ मैं। ओलंपियाड के हिसाब से क्वेश्चन करवा देता हूँ, एचसी वर्मा में ही क्वेश्चन है ये क्लास 12 का, तो वो एज इट इज में करवा दे रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्लास 12 एचसी वर्मा से, एग्जाम्पल 32.2 पेज नंबर है ये। ठीक है, इसमें पूछा गया कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड of electron 1 ampere of current exists in the copper wire of area cross section 2 mm square, the number of free electrons, मतलब n की वैल्यू दे रखी है ना, in 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इतना। ठीक, तो अपने को फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना, I इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया, वैसे अपने को पता है 10⁻³ यानी कि 1 mm पर सेकेंड के अराउंड होता है। ठीक है, वो एवरेज वैल्यू है। अब एग्जैक्ट निकालते हैं ना इस पर्टिकुलर केस में कितना होगा। ठीक है, तो अगर वी डी की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, आई अपॉन में एन ई ए, सारी वैल्यू रख लेते हैं ऐसा यूनिट में, मतलब ऐसा यूनिट मतलब कि आई को रखना है एम्पेयर में, एन को रखना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मीटर क्यूब में रखना है ना, नंबर इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ये तो ई है, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, एरिया रखना है मीटर स्क्वायर में, है ना, सारी वैल्यू हम लोग एसआई यूनिट में रखेंगे तभी आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं, जैसे कि आई इज इक्वल टू हम लिखते हैं क्यू बाई टी, तो चार्ज को रखेंगे कुलम में, टाइम को रखेंगे सेकंड में, है ना, तभी आंसर न्यूटन पर, सॉरी तभी आंसर जो है वो एम्पियर में आएगा, है ना। तो जब भी हम एसआई यूनिट में आंसर चाहते हैं तो फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज आ रही है सबको एसआई यूनिट में ही रखते हैं। ठीक, अब करंट क्या दे रखा है एम्पियर में, हाँ बिल्कुल एम्पियर में दे रखा है, तो उसको एम्पियर में रखने की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, अपने को चाहिए 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो 1 मीटर क्यूब में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, ऑब्वियस बात है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10⁻⁶ से, है ना, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इतना छोटा सा वॉल्यूम, उसमें अगर इतने इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे इन 1 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻23 तो था ही, इंटू 10⁻6 कर लेंगे, है ना। अपने को एन की वैल्यू चाहिए पर मीटर क्यूब में। ठीक, तो इतना इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। एरिया दे रखा है मीटर mm स्क्वायर में, अपने को मीटर स्क्वायर में चाहिए, है ना, एरिया, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। राइट, एरिया को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, एन की वैल्यू रख ली मैंने ऐसा यूनिट में, अब फॉर्मूले पे रख दो, आई करंट दे रखा है 1 अपॉन में एन की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻, इसको अगर हम देखेंगे 23 और ये 6 29 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एरिया की वैल्यू ये 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे अच्छे बराबर में 22 दे रखा था, मैंने 23 ले लिया, है ना, थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, है ना, अच्छे बराबर ये वैल्यू है 22 दे रखी है, तो यहाँ पे 23 या 22 करना होगा, 22 और 6 28 हो जाएगा ये।
ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर जो आ रहा है दैट इज 0.036 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और 0.036 mm पर सेकेंड, ठीक है। कितना आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपने कम का फॉर्मूला है ये, बस ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है करंट डेंसिटी। इसको हम जे से बताएं, है ना, जे। तो करंट डेंसिटी है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इसको मैं ये थोड़ा सिंपल डेफिनेशन में लिख रहा हूँ क्लास 10 के हिसाब से, इसमें कुछ बातें और होती होती है, बट ठीक है, इससे मैं डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, जैसे मान लेते हैं ये है अपना कंडक्टर, ठीक है, और ये है इसका एरिया क्रॉस सेक्शन। यहाँ से करंट मान लेते हैं कुछ फ्लो कर रहा है आई, तो जे जो होगा इट विल बी आई अपॉन में ए, ठीक है। तो जे को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, इतना बात मैं बता देता हूँ ना, जे इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर जे की डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये तो अपने को बस ये एक्सप्रेशन याद रखना है, करंट डेंसिटी क्या है, जे आई बाई है ना, करंट पर यूनिट एरिया। इससे सवाल कैसे कर सकते हैं, देखो सपोज मान लेते हैं कोई कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का, ऐसा कुछ। ये एरिया है A1, इसका एरिया है A2। ऑब्वियसली जो है A1 जो है दैट इज ग्रेटर देन A2, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ से कुछ करंट एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ से एंटर करने वाला करंट की है I1, ठीक है, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है A1, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है, यहाँ पे करंट डेंसिटी वैल्यू दैट इज J1 है, ठीक। और यहाँ से जो करंट लीव कर रहा है दैट इज I2, और करंट डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है J2, ओके। अपने को कंपेयर करना है, कंपेयर कंपेयर I1 एंड I2, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा J1 एंड J2, ठीक। और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है कुछ V1, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है कुछ V2, ठीक है। तो तीसरा कंपैरिजन करना है अपने को V1 एंड V2 में, ठीक है, V1 एंड V2, ठीक। ये तीन चीजें कंपेयर करना। ये ऐसा कुछ वायर है, तो इसमें यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट की में कौन ज्यादा कौन कम होगा। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 है, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी V2 है, तो V1 V2 में कौन ज्यादा कौन कम। करंट डेंसिटी की वैल्यू इस एरिया क्रॉस सेक्शन में J1 है, यहाँ पे J2, इसमें कौन कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो अपने को इसमें एक बात याद रखनी है, ठीक है, इन वन ब्रांच I इज सेम, है ना, I इज सेम। अगर एक ही ब्रांच है, एक ही रास्ता है, तो करंट की वैल्यू सेम होगी, ये बात अपने को ध्यान रखनी है ना। अगर एक रास्ता है तो एक ही करंट, है ना। जैसे मान लेते हैं, आगे हम देखेंगे सर्किट हमने बनाया इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस लगा दिया, 8 स्टेट में भी देखा होगा इस तरह का फिगर, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, ऊपर 2 है, ऐसा कुछ बना दिया। तो अब यहाँ पे जो करंट है, एक रास्ता है तो एक ही करंट होगा, ठीक है।
तो यहाँ मान लेते करंट I1 है, इधर वाले करंट कुछ बोल देते हैं I2। तो ये दोनों करंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये इस वाले रास्ते में करंट I1 ही रहेगा, एक ब्रांच में एक ही करंट होगा, है ना। यहाँ पे जैसे मान लेते करंट, मान लेते कुछ आ गया I3, ठीक है, तो यहाँ भी I3 होगा, यहाँ भी I3 होगा, है ना, एक ही रास्ता है, यहाँ भी I3, यहाँ भी I3, यहाँ भी I3। तो इन वन ब्रांच वन करंट, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, वन ब्रांच वन करंट, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो अब जैसे ये चीज पता लगी अपने को, तो ये चीज समझ में आ गया कि एक ही ये जो है, भले वायर टेढ़ा मेढ़ा हुआ, ब्रांच तो एक ही है ना, ब्रांच तो एक ही है, एक ही रास्ता है, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू I2, ये हम बोल सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2, ये पता लग गया। अब जो J होता है करंट डेंसिटी, ये क्या होता है I/A, ठीक है। अब करंट दोनों जगह सेम है, तो जहाँ पे एरिया ज्यादा होगा वहाँ J की वैल्यू कम होगी, है ना, दैट इज हम बोल सकते हैं। इसका मतलब कि J जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे A, ठीक है। तो जहाँ पे एरिया ज्यादा वहाँ पे J की वैल्यू कम, तो हम बोल सकते हैं J1 जो होगा वो लेस देन होगा J2 के, ठीक है। तो जो मैंने करंट डेंसिटी जो बताया है ना, वो इसी क्वेश्चन के लिए बताया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनटीएससी में ना, कंपेयर करने के लिए। तो अपने को ध्यान रखना है कि एक ब्रांच में एक करंट, बाकी फॉर्मूला होता है अपने पास पता है, I इज इक्वल टू एन ई के वी डी, ये पता है अपने को फॉर्मूला, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो देखो आई जो होगा वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, ई पे, एरिया पे और वी पे, है ना, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो एन की वैल्यू तो सेम ही होगी, एक एक कंडक्टर है यानी कि एक ही तरह का वायर है, तो एन सेम होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ एन ज्यादा यहाँ एन कम, ठीक है। एक वायर है, कॉपर है चाहे एल्यूमिनियम है, तो एक ही करंट डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी की तरह समझो, है ना। जैसे कॉपर का छोटा सा टुकड़ा लो चाहे फिर बड़ा सा टुकड़ा लो, उसकी डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, है ना। तो एन सेम है, ई की वैल्यू वैसे फिक्स है, ठीक है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आई जो है प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी के, है ना। आई जो है करंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मुझे आई सेम रखना है, ठीक है, आई को अगर मुझे सेम रखना है, तो अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो वी को घटाना होगा, ठीक है, और एरिया घटाऊंगा तो वी को बढ़ाना होगा। तो आई तो सेम ही है मेरा, है ना। इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लेते हैं कोई नंबर है 18, 18 को मैं ले सकता हूँ 6 इंटू में 3, ठीक है। अब अगर मैं 6 को बढ़ा के 9 कर दूँ, इसको घटाना होगा ना, इसको 2 करना होगा मुझे, ठीक है। और अगर मैं 6 को घटा के अगर मैं, ठीक है, कुछ 9 कर दूँ, 6 को घटा के मैं अगर इसको कर देता हूँ 3, तो मुझे इसको बढ़ाना होगा, इसको 6 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो है नंबर ये कांस्टेंट है, तो एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरे को घटाना होगा, सिंपल सी बात है। तो अब देख लो, जहाँ पे एरिया ज्यादा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। दैट मीन्स V1 जो है इट इज लेस देन V2, ठीक है। जहाँ पे एरिया कम वहाँ रफ्तार ज्यादा हो जाएगी। इसको वाटर, अगर इसको वाटर की तरह समझ सकते हैं, है ना। जब हम क्या कहते हैं जैसे कि पाइप से पानी वानी जब फ्लो होता है, ठीक है, तो पाइप का जब तुम मुंह बंद करोगे ना, दबाओगे, तो रफ्तार वहाँ ज्यादा हो जाती है ना। गार्डनिंग करते वक्त हम देखते हैं, या फिर कार वाश होते वक्त अगर तुम वाटर का पाइप का अगर मुंह दबाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एरिया कम होगा, एरिया कम तो रफ्तार बढ़ जाती है। तो सेम वही कहानी है। पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम वाटर से डील कर सकते हैं, करंट को मैंने बताया था, है ना। वाटर समझो, पोटेंशियल को हाइट समझो, पोटेंशियल डिफरेंस को हाइट डिफरेंस समझो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटी से रिलेट करो, तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी, है ना। एरिया कम तो रफ्तार ज्यादा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन के लिए मैंने जे बताया था, जे इज इक्वल टू I/A, और ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, इसमें तुम इस फॉर्मूला का यूज करो, I इज इक्वल टू NE/AD, और एक ब्रांच में एक ही करंट, ये वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने काफी काम आने वाला है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन I एंड V, है ना। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है रिलेशन। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना मस्ट है। क्यों मस्ट है ये हम आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेटिंग थोड़ी इधर उधर फ्लक्चुएट कर जाएगी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में देखेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अप्लाइड अक्रॉस इट, है ना। तो ये मैं पहले ही बता चुका था कि अगर मुझे वाटर का फ्लो बढ़ाना है, ठीक है, तो हाइट डिफरेंस को बढ़ाना होगा। तो सिमिलरली अगर हम देखें करंट को बढ़ाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना होगा, ठीक है। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी है। जितना ज्यादा अच्छा वी मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। वी पोटेंशियल डिफरेंस है ये।
तो आई प्रोपोर्शनल टू वी है। और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ठीक है, और बीच में इक्वल टू डालते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखना होता है अपने को, तो मैं कांस्टेंट को के बोलता हूँ, के वी, ठीक है। तो इस के को हम बोल देते हैं 1/r। एक बार के लिए मैं 1/r बोल देता हूँ। 1/r क्या है मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। अब इस के को मैं बोल दूँ 1/r, इसको मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r इंटू में वी, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आर। तो क्लास 10th में इसी को हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। हालांकि ओम्स लॉ का मॉडिफाइड वर्जन भी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ठीक है, अपना काम अच्छी से हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू आर, है ना। यहाँ पे जो आर है, वी तो अपने को पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है, आर जो है दैट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगली क्लास में बात करेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो मैंने बताया टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ओम्स लॉ अगर तुमसे कोई पूछता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत मस्त है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे ना, है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर लिखना, यही ओम्स लॉ की डेफिनेशन भी है ना, यही डेफिनेशन ओम्स लॉ की भी है। ओम्स लॉ को डिफाइन करना है तो यही डेफिनेशन लिख सकते हो ना, डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, राइट। इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेता हूँ। उसकी यूनिट हो गया ना, किसकी, रेसिस्टेंस की जो यूनिट होगी दैट इज ओम, और सिंपल इसका ऐसा होता है। और डिटेल में हम बात करेंगे अगली क्लास में किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ना। यहाँ से अब हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। अब चीज़ें तुम्हें ज़्यादा आसान लगेगी, ज़्यादा आसान लगेगी और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। इससे पहले थियोरेटिकल पोर्शन था, ये सवाल थोड़े कम बनते हैं और समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने पहले बता दिया क्योंकि चार्जेस के बारे में काफ़ी बात होती है, उतना क्लास 10th में है नहीं फिलहाल। यहाँ से चीज़ आराम से समझ में आएगी, न्यूमेरिकल भी बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व भी कर दूंगा किसी वीडियो में, राइट। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, टेक केयर, बाय।